So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Exam Mark. So once again I'm here with a very interesting topic and a very interesting unit of your subject. So we are going to discuss unit second of adult health nursing. और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट सेकंड में क्या है. सो बेसिकली इसको मैं वन शॉट में इसको हम ख़त्म करेंगे कि वन शॉट में हम देख लेंगे कि क्या क्या डिसऑर्डर्स है और जितने भी डिसऑर्डर्स हैं एक बार में हम ये सारा डिसऑर्डर फिनिश करने वाले हैं. So starting with again with a very wonderful quotes. So what is written here? Make each day your masterpiece. So जो भी आपके हर दिन को आपको So आपको आपके हर दिन को क्या बनाना है? मास्टरपीस. ऐसा नहीं कि आज अब मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की तो अभी रात बाकी है, अगर दिन खत्म हो गया तो, है ना. तो जिसको जो करना रहता है वो आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये काम कल करूँगा. नेवर प्रोकास्टिनेट, मतलब चीज़ों को टालना बंद करिए. जो काम करना है उसको आज ही से स्टार्ट करिए. तो आज ही से हम ये यूनिट भी स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द वन शॉर्ट वीडियो ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड ऑफ यूनिट सेकेंड, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ आई. सो आई डिसऑर्डर के पेशेंट्स में कैसे हम मैनेज करेंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो आई की बेसिक एनाटॉमी पहले आपको देख के आनी है. एनाटॉमी वाली वीडियो आपको ऐसे एनाटॉमी आती होगी अगर आप इस वीडियो को देखने आए हो तो, ऑब्वियस सी बात है. सो आई की एनाटॉमी में आई क्या है वो सब आपके पास एक और लेक्चर है हमारा एनाटॉमी का लेक्चर, वो देखो, आई की एनाटॉमी देख लो. फिर हम डिस्कस करने वाले एक एक डिसीज, एक एक डिसऑर्डर्स जो आईज में होती हैं. सो इसमें हमारा पहला है रिफ्रैक्टिव एरर. और रिफ्रैक्टिव एरर में हम 3-4 स्पेसिफिक डिसीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला डिसीज है मायोपिया विच इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस. मायोपिया विच इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस. सो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है नियर साइटेडनेस मतलब कि ऐसा तो क्या है इसमें, पास से देखने वाला नहीं दिखता है या दूर का नहीं दिखता है, क्या होता है. सो अभी इसको पढ़ते हैं. सो अ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच लाइट फोकसेस इन द फ्रंट ऑफ रेटिना इंस्टीड ऑफ ऑन इट. इसमें होता क्या, ये एक ऐसा रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें लाइट कहाँ फोकस कर रही है, लाइट कहाँ फोकस कर रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना इंस्टीड एंड ऑन इट. मतलब अगर समझो ये आपकी रेटिना है, इसमें इमेज में आपको दिख रहा होगा. सो लाइट कहाँ फोकस कर रही है, ये रहा हमारा रेटिना, दिस पिंक वन लेयर है ना. सो लाइट कहाँ फोकस कर रही है, इस रेटिना के पहले. इसको फोकस कहाँ करना था, इस रेटिना पे, पर ये फोकस कहाँ कर रही है, उससे पहले ही ये फोकस कर रही है. सो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं मायोपिया. इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं मायोपिया. ऐसे एक और टर्म आएगा हमारे पास, हाइपर मायोपिया, जिसको हाइपर मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, ये बहुत सारे टर्म से जानते हैं. उसमें क्या है, रेटिना के बाद ये लाइट फोकस करती है. यहाँ रेटिना के पहले फोकस कर रही है, उसमें रेटिना के बाद फोकस करती है. सो बेसिकली इट इज अ रिफ्रैक्टिव एरर जिसमें लाइट कहाँ फोकस कर रही है, रेटिना के पहले. फिर नेक्स्ट हमारा है कॉजेस. क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर डिसीज हो रही है. तो इसमें आपका पहला है जेनेटिक फैक्टर. इट कैन बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर, है ना. हो सकता है कि किसी के फैमिली में ऐसी हिस्ट्री हो तो उसकी वजह से हो रहा है. इन्वायरमेंटल फैक्टर फोकसेस ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम अगर किसी को वो अगर किसी चीज़ को क्लोज ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो उनको दिक्कत महसूस होती है. देन फिजियोलॉजिकल फैक्टर, कॉर्निया इज टू मच कर्व्ड. सो जो भी इंडिविजुअल है जिसको मायोपिया नियर साइटेडनेस है उसकी कॉर्निया बहुत ज़्यादा कर्व्ड है. फिर लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसेस है ना, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसेस कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से हो रहा है. या फिर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसे लेंसेज, कुछ ऐसे आई ग्लासेस आते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जो ये हमारे फ़ोन से ब्लू लाइट आ रही है उससे वो प्रिवेंट करेगा. सो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से भी मायोपिया हो सकता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाइट एंड स्लीप. सो दोज इंडिविजुअल जो अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए रिच डाइट, और ज़्यादा स्लीप नहीं लेते हैं, ऐसे इंडिविजुअल में भी कॉजेज हो सकता है मायोपिया का. द नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स. सो व्हाट आर द सिम्टम्स. फर्स्ट इज ब्लड डिस्टेंस विजन. उसको दूर की चीज़ें धुंधली दिखेंगी. जैसे अभी अगर आप बहुत सारे लोगों को ऐसे होंगे जिनको चश्मा लगा हुआ है ना. सो चश्मा लगा हुआ इज़ नॉट ये कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, बट स्टिल हो सकता है कि आँख में कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम रही होगी, या फिर बचपन में किसी को बचपन से लग जाता है. कोई बहुत यंग होता है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ रहा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसकी डाइट नहीं अच्छी है तो उसको चश्मा लग जाता है. सो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बट स्टिल इन सोसाइटी सम पीपल यूज़ इट एज अ मिथ कि ये इसके
जो भी चीज़ है, तो वो हमको नहीं, ऐसा नहीं मानना है। इट्स ओके, किसी को भी कोई भी डिसीज़ हो सकती है। सो सिम्टम्स क्या दिखेगा उसको कि अगर वो इंडिविजुअल किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेगा तो उसको वो दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा वो? ब्लर्ड विजन, मतलब उसको एक धुंधला दिखेगा। पास की चीज़ें उसको एकदम वेल डिफाइंड, जैसे अगर मुझे मायोपिया है तो मुझे पास की चीज़ें वेल डिफाइंड दिख रही है, लेकिन मुझे वही अगर कोई दूर की चीज़ देखनी है तो वो मुझे ब्लर दिख रही है, वो मुझे नहीं दिख रही है। नेक्स्ट है आपका स्क्विंटिंग, मतलब आँखों को छोटी करके देखना, है ना, वो इंडिविजुअल आँखों को छोटी कर करके देखेगा। फिर नेक्स्ट है आपका आई स्ट्रेन एंड हेडेक। क्या है? आई स्ट्रेन, मतलब आँख पे बहुत उसके प्रभाव पड़ेगा और उसको दर्द होगा सर में। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? डिफ़िकल्टी सीइंग रोड साइन और टीवी फ्रॉम फार। सो अगर ऐसे इंडिविजुअल को आप बोलो कि टेलीविज़न 6 इंच मतलब बहुत सारी दूरी पे लगा है, 6 मीटर की दूरी पे या जितने भी 6, तो वो उसको दिख नहीं रहा है वहाँ से, है ना, या फिर उसको मतलब दूर की चीज़ें बिल्कुल नहीं दिख रही है। अगर रोड पे कोई साइन है कि किधर मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, सीधे जाना है, या फिर कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ डेंजर है, तो वो साइन बोर्ड या वो चीज़ें उस इंडिविजुअल को विजुअलाइज नहीं हो पाती है। ट्रबल सीइंग क्लियरली वाइल ड्राइविंग स्पेशली एट नाइट। सो जो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, अगर इनको ड्राइविंग करनी है, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल को वाइल ड्राइविंग इनको क्या है, इनको दिक्कत होती है कि इनको दूर की चीज़ें नहीं दिखती। अगर दूर से कोई गाड़ी आ रही है तो जब वो गाड़ी बहुत ज़्यादा पास में आ जाती है तब वो उनको दिखाई देगी। सो ये सारे साइन हमारे सिम्टम्स थे जो हमारे मायोपिया के पेशेंट में दिखते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर का पहला हम कर रहे हैं टॉपिक जो है मायोपिया। फिर नेक्स्ट है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। ये वन शॉट है तो इसमें हम सारी चीज़ें कंसाइज वे में ही करेंगे जल्दी जल्दी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या है? करेक्टिव मेजर। सो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आई ग्लासेस, है ना, आई ग्लासेस हम बोलेंगे। यूज़ कनकेव माइनस लेंसेज टू डाइवर्ज लाइट, फोकस इट ऑन रेटिना। हमने क्या पढ़ा कि लाइट रेटिना पे नहीं फोकस करके उससे पहले फोकल पॉइंट अपना बना रही है। फिजिक्स में पढ़ा है ना, तो उससे पहले बनानी है। तो हम इसमें कौन सी लेंस यूज़ कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस हम यूज़ कर रहे हैं ताकि लाइट क्या करे, ताकि लाइट का क्या हो, वो रेटिना पे फोकस कर पाए। सो कौन सी लेंस हम यूज़ कर रहे हैं? कनकेव लेंस। It can be in the power can be minus 2.00 diopter. So diopter is the power which is measured. So it is written also कि prescription measured in diopters. So basically इसमें पावर जो हम बोलते हैं ना, चश्मे का पावर बढ़ गया तो वो किस में मेजर हो रहा है? वो डायोप्टर्स में मेजर हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट लेंसेज। सो ऐसे इंडिविजुअल अगर उनको चश्मा लगाना नहीं पसंद है ना, बहुत सारे लोगों से जिनको सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, कोई भी ग्लासेस नहीं पसंद, तो ऐसे इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? दे कैन यूज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑल्सो। तो हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप कॉन्टैक्ट लेंस का भी यूज़ कर सकते हो। सो जो भी आई के पर्टिकुलर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है, जो भी डॉक्टर है, वो उसको प्रिस्क्राइब करेगा क्या क्या यूज़ कर सकते हो? कॉन्टैक्ट लेंस। सो सॉफ्ट और रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज प्लेस्ड ऑन द कॉर्निया टू करेक्ट द फोकस। जो कॉर्निया पे इसको लगाते हैं फोकस को करेक्ट करने के लिए। मे ऑफर वाइडर फील्ड ऑफ विजन दैन स्पेक्ट्स। सो जितना स्पेक्ट्स, जितने विजन नहीं दे पा रहा है आपको, उससे अच्छी विजन वो कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। सो दे ऑफर अ वाइडर विजन। देन नेक्स्ट आपका क्या है? ऑर्थो केराटोलॉजी। सो ऑर्थो के क्या है? स्पेशल रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जिनको हम ओवरनाइट या फिर टेम्पररी रीशेप करने के लिए कॉर्निया को पहनाते हैं, और ये इंप्रूव करता है डे विजन विदाउट लेंसेज। मतलब रात में आपने पहन लिया, फिर आपको सुबह इसको निकाल देना और सुबह आपको अच्छे से दिखेगा। सो मतलब ये करेक्टिव टाइप का लेंस है जो आपकी डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर रहा है। ओके, ये आपका गैस परमिएबल लेंस की एक इमेज है। दिस इज हाइब्रिड एंड दिस वन इज स्क्लेरल। सो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज द पेशेंट कैन यूज, जो पेशेंट यूज कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं? सो लेज़र करा सकते हैं ना, अब देखते होगे ना, सुनते होगे कि जो भी इंडिविजुअल है उसने लेज़र कराया, किसी को मायोपिया था, किसी को हाइपर मायोपिया था, किसी को कुछ था, है ना, तो उसने लेज़र करा लिया, लेज़र ट्रीटमेंट, अब उसको उसकी बढ़िया हो गई आँख, उसको बढ़िया दिख रहा है। सो लेज़र ट्रीटमेंट। सो इसमें लेज़र में लैजिक है आपका, लेज़र असिस्टेड इन C2 केराटोमिलियस। सो इसमें क्या करता है? ये क्रिएट करते हैं कॉर्नियल फ्लैप, एक कॉर्नियल फ्लैप बनाते हैं हम, इसका इमेज है। ओके, कॉर्नियल फ्लैप बनाता है और वो कॉर्नियल फ्लैप के थ्रू, लेज़र के थ्रू उसको करेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं लैजिक। फिर आपका एक और सर्जरी है PRK। सो व्हाट इज PRK? इट इज फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटॉमी।
सो इसमें क्या करते हैं हम, जो भी सरफेस लेयर है उसको रिमूव करके और फिर कॉर्निया को रीशेप करते हैं ताकि जो लाइट है वो डायरेक्ट कहाँ पड़े, कॉर्निया पे, है ना। तो फिर रीशेपिंग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं PRK। फिर नेक्स्ट है आपका लेजिक या फिर इसको स्माइल या फिर फैलिक IOLs। तो देखते हो ना कि जो भी सर्जरी ऑफर्ड है डॉक्टर ने जो भी सर्जरी ऑफर की उसके सर्जरी के नाम, सो ये डिफरेंट सर्जरी के नेम्स है। सो इट इज़ एन अल्टरनेटिव रिफ्रैक्टिव सर्जरी डिपेंडिंग ऑन द कॉर्नियल थिकनेस, मतलब कॉर्निया आपकी थिक है थिन है उस पर डिपेंड करते हैं कि कौन सी सर्जरी आपको करानी चाहिए, कौन सी सर्जरी आपको सूट करेगी। एंड पेशेंट नीड्स, सो पेशेंट के नीड और पेशेंट की कॉर्निया के थिकनेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी सर्जरी उसको करानी है, लेजिक करानी है, PRK कराना है, स्माइल कराना है, क्या कराना है। फिर नेक्स्ट है आपका, ये देखो लेजिक का एक एग्जांपल है, इसमें फ्लैप लगा रहे हैं, कॉर्निया जो है बिफोर वो कट है, फिर लेजिक ने हमने दिया सर्जन को पुटिंग द एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स इन द आई, ये आई ड्रॉप्स लगा रहे हैं ताकि हम अभी जब वो फ्लैप लगाएंगे तो पेशेंट को पेन ना हो। फिर सर्जन क्या करेगा, वो एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं माइक्रो केराटोन, वो यूज़ करेगा और इस फ्लैप को इंसर्ट करेगा कॉर्निया में। फिर नेक्स्ट आपका है आफ्टर द फ्लैप हैज़ कट लेज़र इज़ यूज टू रीशेप द कॉर्निया। अब जब फ्लैप कट गई है तो लेज़र का यूज़ करके हम कॉर्निया को रीशेप करते हैं। आफ्टर करेक्टिंग द कॉर्नियल फ्लैप इज रिप्लेस्ड। अब जब कॉर्निया करेक्ट हो गया तो जो कॉर्नियल फ्लैप है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट ये आपकी डिफरेंट टाइप की सर्जरी जैसे मैंने बताया, तो ये सबसे ज़्यादा सुटेबल टाइप की सर्जरी है फॉर द वन हु हैव थिन कॉर्निया। हमने कहा ना कॉर्निया की थिकनेस पे डिपेंड करती है, तो थिन होगा तो PRK कराएंगे। फिर नेक्स्ट आपका है लेजिक। सो लेजिक इज फॉर क्विक विजुअल रिकवरी, आपको तुरंत आराम चाहिए तो उसके लिए है। फिर आपका है स्माइल, तो ये भी क्विक विजुअल रिकवरी की है, इसमें कोई फ्लैप नहीं रिक्वायर्ड होता है। अभी हमने क्या पढ़ा लेजिक में, उसमें हम एक फ्लैप लगा रहे हैं, बट स्माइल वाले में कोई भी फ्लैप रिक्वायर्ड नहीं होता। तो बस सर्जरी का नाम याद रख लो, ये आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टेड थेरेपीज, और कौन कौन सी थेरेपीज हम करा सकते हैं। सो फॉर द चिल्ड्रन वी कैन यूज लो डोज एट्रोपिन, आई ड्रॉप्स, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हम बच्चों को या फिर एडल्ट्स को बोल सकते हैं कि थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लोग कह देते हैं बस करना बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअल में कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, बट एक्चुअल में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो यू शुड बी डिटरमाइंड कि आप ये चीज़ करना चाहते हो। कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो तो आपको उसके लिए डिटरमाइंड होना पड़ेगा। ओके, सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी ऐसा ही है। ओके, नर्सिंग केयर हम क्या करेंगे, प्री ट्रीटमेंट है ना। अगर अभी पेशेंट की सर्जरी नहीं हुई है, प्री ऑप पेशेंट है, अभी उसकी सर्जरी होने वाली है, तो आप क्या केयर दोगे एज नर्सेस। सो योर फर्स्ट वर्क इज असेसमेंट। सबसे पहला काम आपका क्या है, असेसमेंट। आपको क्या करना है, असेस करना है। सो इवेलुएट विजुअल एक्विटी, नोट द कंप्लेंट्स ऑफ द ब्लर विजन, कितने डिस्टेंस से नहीं दिख रहा, कितने डिस्टेंस से ब्लर विजन दिख रहा है, और उसकी विजुअल एक्विटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट की असेस करके नोट डाउन करेंगे। हम बेसलाइन विजुअल स्टेटस क्या है उसका वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन। तो हम पेशेंट को बताएंगे कि क्या करेक्ट यूज़ है सन ग्लासेस आई ग्लासेस का। आई ग्लासेस का क्या करेक्ट यूज़ है, कैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है उसके लिए, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को पढ़ाएंगे। ओके, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं बता रहे तो आप काहे के नर्स, है ना। फिर नेक्स्ट है आपको क्या करना है, जो भी रिफ्रैक्टिव सर्जरीज है कि कौन कौन सी, लेजिक है, स्माइल है, PRK है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज, इसके बारे में डिटेल में आपको पेशेंट को बताना है। ओके, उसकी क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या रिस्क है, कौन सी वाली आपके कॉर्निया को सूट करेगी, आपकी कॉर्निया उसमें पता लगाना है कि कौन सी थिक वाली है, थिन वाली है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे। देन रीइंफोर्स इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर आई एग्ज़ाम। अभी हमको पेशेंट को ये भी बताना है कि अगर आप रेगुलर आई एग्ज़ाम करा रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट है। सो अगर हम रेगुलर आई एग्ज़ाम, आई चेकअप कराते हैं, सो कंडीशंस लाइक ग्लूकोमा, कैटरेक्ट जो ओल्ड एज में लोगों को हो जाती है, इन सब से वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पोस्ट सर्जिकल केयर। सो पोस्ट सर्जिकल में हमको क्या करना है, मॉनिटर करना है फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। लाइक अगर किसी को कोई पेन है ना, अगर किसी को पेन है, सो पेन, रेडनेस, डिस्चार्ज या फिर चेंज इन विजन, ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर आ रही है उस इंडिविजुअल को, तो उस इंडिविजुअल को हमको बोलना है कि वो मॉनिटर हम करेंगे। फिर इंस्ट्रक्ट करेंगे
कि अगर कोई सडन विजन लॉस आपको हो रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सडन विजन लॉस आपको हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना है आपके HCP को, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको आपको रिपोर्ट करना है। सडन विजन लॉस या फिर फ्लैशेस आ रहे हैं, फ्लोटर्स। फ्लोटर्स क्या होते हैं, कभी कभी आपको भी ऐसा फील होगा कि आप देख रहे हो और कुछ कोई एक ब्लैक कलर की कोई लाइन है या फिर ब्लैक कलर का कुछ तो है, कुछ कोई डॉट की तरह आपको दिख रहा है, सो उसी को कहते हैं फ्लोटर्स। तो वैसे बहुत सारे ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं बट एक्चुअल वो ब्लैक डॉट्स नहीं है, तो उसको कहते हैं फ्लोटर्स। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल को होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है पेशेंट में, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि उसको क्या करना है, एज सून एज पॉसिबल अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है। नेक्स्ट है आपका मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके सॉरी, नेक्स्ट है आपका मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। सो कैसे हमको क्या करना है, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक। जो भी प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है वो हम पेशेंट को कहेंगे कि आप वो एडमिनिस्टर करो। फिर नेक्स्ट क्या करना है, ओफ्लॉक्सिन या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप्स, डेक्सामेथासोन एज ऑर्डर्ड, जो भी ऑर्डर्ड है वो सब हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको लेनी है। फिर हम क्या करेंगे, करेक्ट इंस्टॉलेशन टेक्निक। अब आप पेशेंट को, आपको बस आई ड्रॉप देख के नहीं भेज देना, आपको उसको सिखाना भी है कि उस ड्रॉप को कैसे आप आई में इंस्टॉल करोगे। सो मेनी अदर इंडिविजुअल्स जो अगर बहुत रूरल एरिया से आ रहे हैं उनको नहीं पता आई ड्रॉप्स कैसे पढ़नी है। सो आपको वो चीज़ें एक बार, आप तो या चाहो तो डेमो करके उसको एक बार दिखा दो, उसके अटेंडर को दिखा दो कि कैसे आई ड्रॉप्स पढ़नी है। सो ये हो गया आपका मायोपिया। ओके, कुछ और भी चीज़ें इसमें बाकी है क्या है इसमें, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन। सो हमको क्या करना है, ऐसे इंडिविजुअल को अगर उनकी सर्जरी हो रही है, सो पोस्ट ऑप में हमको उनको बताना है कि आपको बार बार अपनी आँखों को रब नहीं करना है। सो अवॉइड रबिंग योर आईज। देन स्विमिंग नहीं करनी है ना, अभी सर्जरी हुई है, हैवी कोई एक्सरसाइज नहीं करना है क्योंकि आँख पे भी स्ट्रेन पड़ेगा, है ना। सो रिकमेंडेड पीरियड के लिए आपको ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई, मतलब ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए प्रोहिबिट करनी है, अवॉइड करनी है, ताकि आपकी जो सर्जरी हुई है वो पूरी तरह से क्यूरेटिव सर्जरी कहलाए। क्यों क्यूरेटिव मैं बोल रही हूँ, कुछ सर्जरीज के बाद लोग जो उनको प्रिकॉशंस हम बोलते हैं, है ना, कि ये सावधानी आपको रखनी है, वो प्रिकॉशंस वो नहीं करते हैं। और अगर वो प्रिकॉशंस वो नहीं करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, आप बोलोगे कि डॉक्टर ने सर्जरी की है ना, उन्होंने ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई, मुझे तो ये हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसमें आपकी गलती है। बहुत सारे लोगों को बोला जाएगा कि उस वुंड को क्लीन करते रहो, है ना, अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है, रेडनेस हो रहा है तो इन्फॉर्म करो, बट वो लोग क्या, वो उसको छोड़ देते हैं नॉर्मली। अब जैसे आँख को रब करने को मना किया गया है, बट कुछ इंडिविजुअल ऐसे जो रब कर लेंगे। सो अगर ये चीज़ें आप कर रहे हो तो आप खुद गलत कर रहे हो ना। डॉक्टर के काम तो सर्जरी करना, आपको वो हमेशा के लिए तो हॉस्पिटल में रख के मॉनिटर कर नहीं पाएगा, और अगर चलो कर भी लेता है तो आपके पास भी तो इतना टाइम नहीं होगा। सो ये चीज़ें हमको टीच करनी है इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल खुद को भी एज ए रिस्पॉन्सिबल लेना है कि वो ये चीज़ें समझे कि अपने आप को कैसे वो इससे बचा सकता है। ओके, वियर प्रोटेक्टिव आई वियर सनग्लासेस। सो अगर कोई आपको आई वियर या सनग्लासेस, जो भी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप बाहर जाओ तो ये पहन के जाओ, वो आप पहनो। फिर हमको क्या करना है, फॉलोअप के लिए, हमको अगर कोई फॉलोअप के लिए जब भी हमने पेशेंट को बोलना है कि आपको इसके स्टेबिलिटी चेक के लिए एक बार आना पड़ेगा कि हमने जो लगाया है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए भी हम पेशेंट को बुला सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस। सो अगर इस केस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में हो सकते हैं। सो रेटिनल डी अटैचमेंट स्पेशली इन हाई मायोपिया, डी अटैच्ड हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, एंड पर्सिस्टेंट आई स्ट्रेन एंड हेडेक। सो ग्लूकोमा क्या होता है, इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। कैटरेक्ट क्या होता है, ओपेकनेस ऑफ लेंस हो जाता है। ये सब क्या होता है, इसको भी हम अभी आगे में डिटेल में पढ़ने वाले। सो ये सारे इसके बेसिक कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाइपर ओपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया, इसको कोई भी नाम से बोलो। सो हाइपर ओपिया को हम बोलते हैं फॉर साइटेडनेस। अब पहले वाले में मायोपिया में क्या था, दूर की चीज़ ब्लर दिख रही थी, इसमें क्या होगा, पास की चीज़ नहीं दिख रही है ना, पास की चीज़ इंडिविजुअल को नहीं दिख रही, मतलब वो बुक ऐसे ले आके पढ़ रहा है, अगर उसके पास कोई नोटबुक है तो वो एकदम पास, अपने आँखों के पास लाके पढ़ रहा है, क्योंकि उसको पास की चीज़ दिख ही नहीं रही, उसी को हम कहते हैं हाइपर ओपिया या फिर फॉर साइटेडनेस। Okay, so definition, hyperopia, it is a farsightedness, trouble seeing object up close due to light focusing behind retina. क्लोज ऑब्जेक्ट है ना, पास की चीज़ें उसको नहीं दिख रही। जैसे अगर मेरे पास कोई नोटबुक है तो वो मुझे पास में, बहुत पास लाके भी पढ़ रही हूँ तो मुझे वो नहीं दिख रही है,
ओके, क्यों हो रहा है ऐसा? अभी मैंने क्या बोला, उस मायोपिया के केस में क्या है, लाइट, अगर ये रेटिना है तो लाइट, इसको रेटिना मान लेते हैं, लाइट कहाँ पड़ रही थी, बिफोर रेटिना, पर यही लाइट अगर आफ्टर रेटिना पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, आफ्टर रेटिना पड़ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर मायोपिया, हाइपर ओपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। और इस मायोपिया कब कहेंगे, जब ये रेटिना से पहले पड़ रही है। ओके, अंडरस्टूड। अगर ये रेटिना से पहले पड़ रही है तो मायोपिया, रेटिना के बाद पड़ रही है तो हाइपर ओपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। सो ये बेसिकली होता है। सो उसमें हम कौन सा लेंस यूज़ कर रहे थे, कनकेव। इसमें क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स। ओके, कॉन्वेक्स लेंस। तो मैनेज विथ कॉन्वेक्स लेंस, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज और रिफ्रैक्टिव सर्जरीज। ओके, कॉजेज। सो क्या क्या कॉजेज है इसके, लाइट एंटरिंग द आई फोकसेस बिहाइंड द रेटिना, मतलब जहाँ उसको फोकस करना था वहाँ वो ना फोकस करके कहाँ फोकस कर रही है, रेटिना के पीछे, बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। सो कोई भी एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। सो शॉर्ट आई बॉल, रिड्यूस्ड एक्सियल लेंथ, है ना, हो सकता है कि जो आई बॉल की साइज़ है, जो आई बॉल की साइज़ है वो नॉर्मल से स्मॉलर है ना, शॉर्ट आई बॉल। और क्या हो सकता है, फ्लैट और लेंस कर्व्ड कॉर्निया। सो ऐसी लेंस जिसमें कॉर्निया क्या है, कर्व्ड है बहुत, सो दैट के नॉट बेंड और रिट्रैक्ट लाइट सफिशेंटली, बहुत ज़्यादा कर्व्ड कॉर्निया है जिसकी वजह से वो खुद लाइट को सफिशेंटली ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। सो दिस कैन बी सेवरल रीजन, सेवरल कॉजेज जो हो सकते हैं हमारे पेशेंट में जिसको हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्या क्या सिम्टम्स ऐसे पेशेंट में देखने को मिलेंगे। सो पहला है आपका ब्लर्ड विजन फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल रीडिंग। सो ऐसे इंडिविजुअल में क्या है, उसको अगर बहुत क्लोजली वो कोई चीज़ रीड कर रहा है तो उसको ब्लर्ड विजन होगा, मतलब उसको धुंधला दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका क्या है, आई स्ट्रेन एंड फैटीग ड्यूरिंग नियर टास्क, मतलब उसको क्या है, आई स्ट्रेन होगा और बहुत थकान हो जाएगी जब वो नियर बाई कोई टास्क कर रहा है तब। सो आई फैटीग एंड आई स्ट्रेन एंड फैटीग। देन हेडेक आफ्टर प्रोलॉन्ग क्लोज वर्क और स्क्रीन यूज़। सो अगर प्रोलॉन्ग वो स्क्रीन यूज़ कर रहा है, क्लोज वर्क कर रहा है, तो उसकी आँखें क्या बहुत थक जाएंगी और उसको हेडेक, सर में दर्द। सो अगर सर में दर्द होता है तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे लग रहा है कि आँख में मेरा पावर तो नहीं बढ़ गया। सो वो इसीलिए क्योंकि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड होकर कुछ काम कर रहे हो और आप में सर में दर्द हो रहा है। सो हो सकता है कि वो आपके हेडेक बिकॉज ऑफ योर आई प्रॉब्लम हो रहा। देन स्क्विंटिंग, आंखों को छोटा करना, बर्निंग सेंसेशन, है ना, ऐसा लगता है कि आंखों में जलन होना, ये सारी चीज़ें भी पेशेंट को दिखाई देंगी। सो ये हमारे सिम्टम्स थे किसके, हाइपर ओपिया के सिम्टम्स। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। सो कैसे हम ट्रीट करेंगे इस इंडिविजुअल को, मेडिकली मैनेज कैसे करने वाले हैं। पहला इसमें आपका आई ग्लासेस है ना, हमने पहले ही डिस्कस किया। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स प्लस लेंसेज आर प्रिस्क्राइब्ड। कॉन्वेक्स लेंसेज है ना, कॉन्वेक्स लेंसेज हम इसमें इंडिविजुअल को दे रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का आप यूज़ करो। These lenses converge light rays so that they can focus on retina rather behind it. So ये lenses क्या करते हैं, कॉन्वेक्स lenses, वो जो आँख में जो लाइट आ रही थी आँख में, वो लाइट जो रेटिना के पीछे जा रही थी उसको रेटिना पे फोकस कराने का काम करता है ये कॉन्वेक्स लेंस। सो प्रिस्क्रिप्शन ऑफन इंक्लूड प्लस डायोप्टर वैल्यू डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी। सो अगर डायोप्टर में वैल्यू में किस में आएगी, प्लस में आएगी, मायोपिया में किस में आ रही थी, किसमें आ रही थी, माइनस में आ रही थी, और इसमें प्लस में। सो प्लस अगर है, प्लस में जा रहा है किसी का, मतलब उसको क्या है, हाइपर ओपिया। सॉरी। नेक्स्ट आपका है कॉन्टैक्ट लेंसेज। जैसे हमने उसमें भी डिस्कस किया था, बहुत सारे सेवरल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। सो कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी इंडिविजुअल यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट आपका है कॉन्वेक्स शेप लेंसेज करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर ऑन द सरफेस ऑफ आई। सो कॉन्वेक्स शेप लेंसेज का यूज़ इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है वो कॉन्वेक्स शेप लेंसेज का भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन इंक्लूड सॉफ्ट एंड रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज। जैसे हमने पहले मायोपिया वाले केस में देखा कि गैस परमिएबल लेंसेज हैं अवेलेबल, उन लेंसेज का यूज़ वो इंडिविजुअल करके
अपनी आँखों को, अगर उसको आई ग्लासेस नहीं पसंद है तो अपनी आँखों को वो करेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आपका है रिफ्रैक्टिव सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। सो ऐसे में सर्जिकल ट्रीटमेंट कौन कौन सा वो इंडिविजुअल करा सकता है। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, लेजिक पढ़ा था हमने, PRK पढ़ा था, स्माइल पढ़ा था। इसमें भी कुछ ऐसे ही सिमिलर नाम आपको मिलेंगे। लेजिक जो हमारा लेज़र ट्रीटमेंट है, ताकि कॉर्निया को क्या किया जा सके, रीशेप किया जा सके। जो कर्व्ड कॉर्निया हो गई थी, जो भी रीज़न हो, एनाटॉमिकल चेंजेस जो भी हो गए थे उसमें, उसको रीशेप किया जा सके। अब उसको अगर हम रीशेप करेंगे तो वो क्या होगा, वो प्रॉपर वर्क करेगा। वो रीशेप करेंगे तो वो प्रॉपर वर्क करेगा। टू इम्प्रूव फोकस, सो फोकस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉर्निया को रीशेप करेंगे। नेक्स्ट आपका है PRK, सो सरफेस एब्लेशन लेज़र। सो एब्लेशन लेज़र इसमें यूज़ करते हैं। ये भी क्यों यूज़ करते हैं, कॉर्निया को रीशेप करने के लिए। दीज सर्जरीज एम टू चेंज कॉर्नियल कर्वेचर सो लाइट फोकसेस मोर एक्यूरेटली ऑन द रेटिना। सो ये सर्जरी का मेन एम क्या है कि ये जो कॉर्नियल कर्वेचर है, जो कॉर्नियल कर्वेचर है उस पर लाइट ज़्यादा फोकस हो ऑन दी रेटिना, लाइट ज़्यादा फोकस हो ऑन दी रेटिना। देन रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज लेंस इम्प्लांट में बी कंसीडर्ड इन सेलेक्टेड केस स्पेशली हाई हाइपरोपिया। सो रिफ्रैक्टिव लेंस है ना, लेंस इम्प्लांट हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे, जिससे हम हाइपरोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द सेवरल सर्जिकल ऑप्शंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरोपिया। ये सारे सर्जिकल ऑप्शंस थे। नेक्स्ट आपका है कि एज नर्सेस आप क्या केयर उस इंडिविजुअल को दोगे। सो आप क्या नर्सिंग केयर दोगे। पहला इसमें आपका असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो हमको क्या करना है, असेस करना है प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। क्या क्या प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, जैसे हमने उसमें पहले भी असेस किया था कि क्या क्या प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आ रहे हैं। सो वो हमको असेस करना है कि क्या क्या प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आ रहे हैं। स्ट्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें इंडिविजुअल को हो रही है वो हम पहले असेस करेंगे। नेक्स्ट आपका है नोट पेशेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क। हम क्या करेंगे, जो भी वो पेशेंट, जो भी इंडिविजुअल है उसकी डेली टास्क करने की एबिलिटी कैसी है उसको हम नोट डाउन करेंगे। सो नोट पेशेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क दैट रिक्वायर क्लोज विजन, जैसे कि रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, कंप्यूटर का यूज़ करना हो गया, लैपटॉप आपका स्क्रीन यूज़ करना हो गया। सो ऐसी एक्टिविटीज़ वो इंडिविजुअल कर पा रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम पहले चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट है कलेक्ट हिस्ट्री ऑफ करेक्टिव लेंस यूज़ एंड कंफर्ट। सो हमको क्या करना है, हिस्ट्री लेना है, कैसे हम जो लेंस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं और पेशेंट को किस में कंफर्ट है, ये सारी चीज़ों की हिस्ट्री हमको पेशेंट से लेनी है प्री ऑपरेटली ड्यूरिंग असेसमेंट फेज। नेक्स्ट आपका है पेशेंट एजुकेशन। सो आप कैसे पेशेंट को एजुकेट करोगे। सो टीच प्रॉपर यूज़ ऑफ करेक्टिव डिवाइसेस, व्हेन टू वियर ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। हमको पेशेंट को सिखाना है कि कब आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने हैं, कब आपको ग्लासेस पहनने हैं, ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट को एजुकेट करना है। इंस्ट्रक्ट ऑन लेंस हाइजीन। अब हमको क्या करना है, पेशेंट को लेंस हाइजीन, क्लीनिंग, हैंडलिंग, सेफ स्टोरेज, अवॉइडिंग स्लीपिंग इन कॉन्टैक्ट अनलेस एडवाइस। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रूटीन आई एग्जामिनेशन फॉर प्रिस्क्रिप्शन अपडेट एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सो जो भी इम्पोर्टेंस क्या है, रूटीन आई एग्जामिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है वो हमको बताना है, जो भी हमारे इंडिविजुअल हैं उनको। फिर एडवाइस ऑन विजुअल हाइजीन। विजुअल हाइजीन के बारे में हमको पेशेंट को बताना है। एडिक्वेट लाइटिंग, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ड्यूरिंग रीडिंग, कंप्यूटर वर्क एंड 20-20 रूल टू रिड्यूस स्ट्रेस। सो ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट को समझानी है कि कैसे वो अपने आँखों को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। सो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में क्या है, हम उसको प्रोसीजर, एक्सपेक्टेड आउटकम, रिस्क, बेनिफिट, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ये सारी चीज़ें हम अपने इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है उसको बताएंगे। इंश्योर द पेशेंट अंडरस्टैंड द प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन सच एज स्टॉपिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। सो ये सारी चीज़ें हमको प्री ऑपरेटिवली ही पेशेंट को बतानी कि आपको कब से लेंस नहीं यूज़ करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें हमको पेशेंट को पहले ही बताना है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर।
सो अभी पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर सर्जरी क्या क्या नर्सिंग केयर पेशेंट को करना है. सो मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस लाइक ड्राई आइज, ग्लेयर, हैलोज अराउंड लाइट्स, पेन, रेडनेस, डिस्चार्ज और सडन विजन चेंज. इन सारी चीज़ों के लिए हमको पेशेंट को मॉनिटर करना है कि कहीं आपकी आँखें बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो रही हैं, है ना. कुछ हैलोज मतलब ऐसे सर्कल सर्कल सा कुछ तो नहीं दिख रहा आपको, कोई सडन विजन चेंज तो नहीं हो रहा है. ये सारी चीज़ें अगर आपको पेशेंट को बताना है कि अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आप एज सून एज पॉसिबल जो भी HCP, जो भी नर्सेज, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको इन्फॉर्म करो. टीच करेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स. तो हमको क्या करना है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें भी हमको पेशेंट को सिखानी है. इट कैन बी एन एंटीबायोटिक, इट कैन बी एन एंटी इन्फ्लामेटरी. सो इन सब का यूज़ हमको पेशेंट को सिखाना है. एडवाइस ऑन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन. सो हमको क्या है, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी एडवाइस करना है कि आपको क्या है, आई रबिंग, जैसे हमने पहले वाली टॉपिक पे पढ़ा, पहले वाली मायोपिया में क्या पढ़ा कि आपको आई रबिंग नहीं करनी है बहुत ज़्यादा. सो अवॉइड आई रबिंग, स्विमिंग नहीं करनी है, या फिर कोई भी स्ट्रीनियस एक्टिविटी, कोई भी ऐसी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी है जब तक, जस्ट अंटिल दैट पीरियड, जब तक आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करने को कही गई है. फिर नेक्स्ट क्या है आपका, रीइंफोर्स इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप. सो फॉलोअप विजिट के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप क्या है, आपको इस 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, जैसे डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, या फिर कि आपको नर्सेज को एज नर्सेज आपको बताना है कि डॉक्टर ने आपको 4 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद बुलाया है, तो आपको एक बार फॉलोअप के लिए आना है. हम ये चेक करेंगे कि जो सर्जरी हमने परफॉर्म की है पोस्ट ऑपरेटिवली, वो सर्जरी पूरी तरह से सक्सेस, कब हम कहेंगे कि सर्जरी सक्सेसफुल सर्जरी हो गई. पेशेंट जो है ना आफ्टर 30 डेज और आफ्टर 20 डेज पेशेंट जो पहले जैसी एक्टिविटी कर पा रहा है, उसको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और जो उसकी प्रॉब्लम थी वो एक्चुअल में आपने सॉल्व कर दी. सो हम कहेंगे कि द सर्जरी इज सक्सेसफुल. सो पेशेंट को अगर प्रॉब्लम थी हाइपरोपिया और वो सॉल्व हो गई बिकॉज ऑफ योर सर्जरी, और अब आफ्टर 30 डेज और आफ्टर 2 मंथ्स पेशेंट इज स्टेइंग कि आप तो मुझे सब बहुत बढ़िया दिख रहा है, मुझे कोई लेंस की जरूरत नहीं है, तो आप समझो कि आपकी सर्जरी है जो है वो सक्सेसफुल हो गई है. तो इसलिए हम फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाते हैं कि हम चेक कर सकें कि जो भी हमने सर्जरी परफॉर्म की थी वो प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं. फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट कैन बी कॉम्प्लिकेशंस. सो इस पर्टिकुलर डिसीज़ में पहला क्या है आपका, परसिस्टेंट आई स्ट्रेन और हेडेक इफ अनकरेक्टेड. सो अगर हाइपरोपिया आप ट्रीट नहीं करते हो, अगर आप हाइपरोपिया नहीं ट्रीट करते हो, अनकरेक्टेड रहता है, तो परसिस्टेंट आई स्ट्रेन आपको हो सकता है, परसिस्टेंट आई स्ट्रेन आपको हो सकता है. इफ़ मिसमैनेज इन चिल्ड्रन पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ बायोपिया, लेजी आई और स्ट्रैबिज्म. स्ट्रैबिज्म में जो इंडिविजुअल होता है वो एक साइड देखता है, तो बोलते हैं तिरछी आँख वाले. सो आई टर्न. सो ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं ट्रीट कराते हैं तो ये सारी चीज़ें जो भी इंडिविजुअल है उसमें डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट डिसीज रिफ्रैक्टिव एरर में ही है हमारा एस्टिग्मेटिज्म. सो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है इसको अभी हम पढ़ेंगे. सो भी हमने देखा रिफ्रैक्टिव एरर में बेसिकली 3 टॉपिक्स को ही हम कवर करेंगे, मायोपिया, हाइपरोपिया और एस्टिग्मेटिज्म. ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. बाकी भी बहुत सारे रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं बट दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. जैसे मैंने बताया 1 शॉट है और हम आपको बस इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं ताकि आप ये सोच के आओ कि एग्जाम में बस ये वाला यूनिट आएगा तो मैं देख लूँ कि क्या है एग्जाम. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सो ये एक ऐसा रिफ्रैक्टिव एयर है जहाँ पे आई की जो कॉर्निया या लेंस है उसमें बहुत सारे मल्टीपल है ना, इसमें बहुत सारे इरेगुलर कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कॉजिंग लाइट टू बी फोकस्ड ऑन मल्टीपल पॉइंट्स रैदर देन ऑन अ सिंगल पॉइंट्स. सो जो आई की कॉर्निया है वो इतनी इरेगुलर है कि ये जो लाइट का फोकस आ रहा है ना, वो एक जगह फोकस ना करके बहुत सारी जगह मल्टीपल जगह वो फोकाई अपनी फोकल पॉइंट को बना रहे हैं, मल्टीपल फोकल पॉइंट बना रहे हैं. और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, एस्टिग्मेटिज्म. So it is a refractive error in which there is irregular curvature of our cornea or the lens of the patient. और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे वो लाइट फोकस ना करके बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल पॉइंट्स पे वो लाइट फोकस कर रही है और जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लड विजन या फिर डिस्टॉर्टेड विजन हो रहा है. ये सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं. ओके, नेक्स्ट आपका है कॉज. सो व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ एस्टिग्मेटिज्म. तो पहला इसमें आपका जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, इरेगुलर कॉर्नियल शेप.
सो कॉर्निया का शेप प्रॉपर नहीं था. इट कैन बी एनी एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस, हो सकता है पेशेंट को बाय बर्थ हो. सो उसका क्या था, इरेगुलर कॉर्नियल शेप था. कॉर्निया का शेप उसका प्रॉपर नहीं था. देन कॉर्निया इसमें क्या है, कॉर्निया इज अनइवनली कर्व्ड लाइक अ फुटबॉल इंस्टीड ऑफ स्पेरिकल. सो फुटबॉल ऐसा होता है ना गोल सा, और स्पेरिकल कैसा होता है. सो ऐसा ना हो करके वो कैसा है, फुटबॉल की तरह बन गया है. ओके, सो फुटबॉल की तरह बन गया है. तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये स्पेरिकल ना हो करके फुटबॉल जैसा बन गया है. सो ये कर रहा है इरेगुलर कॉर्नियल शेप. नेक्स्ट आपका है इरेगुलर लेंस का कर्वेचर. सो पहला तो शेप हो गया, दूसरा है उसका कर्वेचर. सो द लेंस ऑल्सो मे बी अनइवनली कर्व्ड. सो लेंस भी अच्छे से कर्व नहीं है. कर्व जो लेंस को कर्व जैसे होना चाहिए था वैसे वो लेंस कर्व नहीं है. देन इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एस्टिग्मेटिज्म. देन आपका क्या है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफन रन्स इन फैमिली. सॉरी. सो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन मतलब उसकी फैमिली हिस्ट्री थी, है ना, तो उसकी वजह से भी जो हमारे पास पेशेंट आया उसको भी एस्टिग्मेटिज्म है. फिर नेक्स्ट आपका है आई इंजरी और सर्जरी. हो सकता है पेशेंट को कभी कोई आई इंजरी हुई थी या फिर कोई सर्जरी हुई थी आँख में जिसकी वजह से अभी उसको एस्टिग्मेटिज्म डेवलप हो गया है. या फिर कंडीशंस लाइक केराटोकोनस. सो कॉर्नियल थिनिंग, केराटोकोनस जैसी कंडीशन है, कॉर्निया उसकी थिन हो गई है. सो इस वजह से भी जो हमारा इंडिविजुअल पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, उसको रिस्क हो रहा है इस पर्टिकुलर डिसीज़ का. सो ये सारे हमारे कॉजेज थे फॉर एस्टिग्मेटिज्म. अभी हम पढ़ेंगे क्या साइन एंड सिम्टम्स हमको इसमें देखने को मिलेंगे. सो पहला सिम्टम है आपका ब्लर्ड विजन और डिस्टॉर्टेड विजन. सो नियर और फॉर, पहला हमने दो डिसीज पढ़ी, एक में तो दूर की नहीं दिख रहा था, एक में पास का नहीं दिख रहा था, है ना. इसमें क्या है, नियर फॉर बोथ ब्लर्ड विजन. देन आई स्ट्रेन और डिस्कम्फर्ट. क्या हो रहा है, आई स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है आंखों पे और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है. देन हेडेक फ्रॉम कॉन्स्टेंट फोकसिंग एफर्ट, मतलब कॉन्सिस्टेंटली फोकस करने की वजह से हेडेक उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हो रहा है. स्क्विंटिंग टू सी मोर क्लियरली, मतलब अगर उसको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से अगर अच्छे से दिखनी है तो वो अपनी आँखों को क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है. वो इंडिविजुअल अपनी आँखों को ऐसे छोटा छोटा करके और फिर वो फोकस करना चाह रहा है कि क्या लिखा हुआ है ना. तो स्क्विंटिंग कर रहा है वो. स्क्विंटिंग का मतलब होता है आँखों को छोटा करना. देन डिफ़िकल्टी विथ नाइट विजन, ग्लेयर और हैलोज. सो नाइट विजन मतलब उसको रात में ऐसे ना उसको दिखेगा नहीं, ऐसा लगेगा उसके आँख के पास ऐसे रिंग फॉर्मेशन हो, उसी को कहते हैं हम हैलोज. सो ये सारी चीज़ें पेशेंट में सिम्टम्स देख सकती हैं. नेक्स्ट आपका है मेडिकल मैनेजमेंट. सो पहला है इसमें आई ग्लासेस. आई ग्लास का यूज़ ऑब्वियस सी बात है, सबके ट्रीटमेंट में हमने पढ़ लिया आई ग्लासेस. सो पहला वाला जो हमारा था उसमें हम कॉनकेव यूज़ कर रहे थे मायोपिया में. हाइपर में आयोपिया में हम यूज़ कर रहे थे कॉन्वेक्स, और इसमें हम यूज़ करेंगे सिलेंड्रिकल लेंसेज. सो सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज फॉर करेक्टिंग दिस, एंड बेसिकली वी कैन ऑल्सो यूज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज और वी कैन यूज़ टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज. सो ये तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास आई ग्लासेस में. आई ग्लासेस में हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ कर सकते हैं करेक्ट करने के लिए जो उसका अनइवन कर्वेचर हो गया है आपके कॉर्निया का, और इसमें हम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की कॉर्नियल डिफॉर्मिटी को ट्रीट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट आपका है रिफ्रैक्टिव सर्जरीज, जो हमने पहले ही पढ़ी है, लैजिक्स, PRK और स्माइल. ये सारी सर्जरीज हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि ये सारी सर्जरीज पेशेंट कर सकता है टू रीशेप द कॉर्निया. कॉर्निया को दोबारा से रीशेप करने के लिए ये सारी सर्जरीज. ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज. अदर ऑप्शंस इंक्लूड लैजिक्स वेरिएशन लाइक लैजिक्स न्यूअर प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक कैंडिडेट. सो अदर वेरिएशंस में क्या क्या ऑप्शंस है, लैजिक्स का लैजिक नया आया है जो कि नया है फॉर द वेरी पेशेंट्स. अदर ऑप्शन ये ऑप्शनल है, ऑप्टोकेराटोलॉजी ऑर्थो के. सो इसमें रिजिड लेंसेज वही जो हमने पहले पढ़ा कि आधी रात को पहनो सुबह अच्छा दिखे रहा है, सो वो वाला. सो ऑर्थो केराटोलॉजी ऑर्थो के, इसमें रिजिड लेंस हम यूज़ कर रहे हैं वन ओवरनाइट टू टेम्परली रीशेप द कॉर्निया, टेम्परली रीशेप द कॉर्निया फॉर क्लियर
विजन ड्यूरिंग द डे। सो दिन में आपको क्लियर विजन दिखे, इसके लिए आपने रात में ओवरनाइट आपने क्या पहन लिया, लेंस पहन लिया, और उसकी वजह से आपको दिन में टेम्परली कॉर्निया को उसने शेप कर दिया और दिन में आपको अच्छा दिख रहा है। सो ये भी एक ऑप्शन है लेंसेज में। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग केयर। सो एज नर्सेस हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स अ पेशेंट सफरिंग विद एस्टिग्मेटिज्म। सो अगर आपके पास एक एस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट है, आपकी आई यूनिट में ड्यूटी है, सो एज नर्सेस व्हाट यू विल डू, पहला है आपका असेसमेंट। सो हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट की कॉम्प्लेंस, क्या वो कंप्लेन कर रहा है, ब्लड विजन की कंप्लेन कर रहा है या फिर डिस्टॉर्टेड विजन की कंप्लेन कर रहा है, ये चीज़ें हमको पहले पेशेंट से असेस करनी है। नेक्स्ट हेडेक, आई फैटिग, मतलब वो कह रहा है कि मेरी आंखें बहुत थक जाती है ना, मुझे बहुत मुझे बहुत हेडेक है। सो ये सारी कंप्लेंट्स पेशेंट की है या नहीं। फिर हम रिकॉर्ड करेंगे विजुअल एक्विटी एंड रिफ्रैक्टिव हिस्ट्री, कि पहले कितने ग्लासेस आपने यूज़ किए, क्या साइज था आपको पता है, लेंसेज कभी यूज़ किए या नहीं, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से पूछेंगे। असेस हाउ सिम्टम्स अफेक्ट डेली एक्टिविटीज़, रीडिंग, ड्राइविंग, स्क्रीन वर्क। सो हमको क्या करना है, पेशेंट से पूछना है कि ये सारे सिम्टम्स आपकी डेली एक्टिविटीज़ को कैसे अफेक्ट करते हैं, रीडिंग, राइटिंग या इन सब चीज़ों को कैसे ये अफेक्ट करते हैं। सो ये सब हम असेस करेंगे पेशेंट में। नेक्स्ट हमारा है पेशेंट एजुकेशन। सो पर्पस ऑफ करेक्टिव लेंस, एक्सप्लेन हाउ सिलिंड्रिकल लेंसेज हेल्प विथ अनइवन कर्वेचर। सो हम इसमें देखेंगे इस करेक्टिव लेंस का पर्पस क्या है, ये हम पेशेंट को बताएंगे कि क्यों हम ये लेंस आपको सिलिंड्रिकल लेंस क्यों लगा रहे हैं, है ना। अगर पेशेंट कह रहा है कि ये वाले चश्मे क्यों, पहले कोई और चश्मे लगते थे, पहले मुझे ये दिक्कत नहीं थी, तो जो भी आप, अगर आपसे जो भी पेशेंट पूछ रहे हैं, आपको उसका आंसर आप पेशेंट को करना है। हैंडलिंग एंड हाइजीन। सो हमको क्या करना है, टीच द सेफ यूज और क्लीनिंग ऑफ द ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो सेफ यूज़ और क्लीनिंग ऑफ द ग्लासेस हमको पेशेंट को बताना है। और क्यों ऐसा हमको क्यों कर रहे हैं हम, ताकि पेशेंट को हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास जो आई ग्लासेस यूज़ करते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू कीप इट। सो उनके आई ग्लासेस बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या फिर उस पर स्पार्क आ गया, स्ट्रेन आ गया, कुछ भी आ गया। सो हमको पहले उनको ये सारी चीज़ें टीच करनी है कि कैसे आपको अपने आई ग्लासेस को रखना है। अगर आप लेंस यूज़ कर रहे हो तो उसका हाइजीन आपको कैसे मेंटेन करके रखना है। देन इनकरेज रेगुलर आई एग्जामिनेशन। हमको क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि रेगुलर आई एग्जामिनेशन आप कराओ, है ना। फिर क्यों कराना है, ताकि आपकी जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं या फिर जो भी विजुअल चेंजेस हो रहे हैं वो डॉक्टर्स को पता चल सके, है ना, वो आपको खुद को पता चल सके और उससे और बेटर आप ट्रीट कर सको। देन एडवाइस ऑन विजुअल हैबिट्स। एडिक्वेट लाइटनिंग में आप पढ़ाई करो, हमेशा हम बोलते हैं, है ना। ब्रेक लो ड्यूरिंग क्लोज वर्क। अगर बहुत ज़्यादा कोई कुछ चीज़ें क्लोज पे फोकस कर रहे हो तो ड्यूरिंग वर्क्स लो, है ना, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके उस क्लोज चीज़ को मत देखो, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो अपना। सो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को बताएंगे अगर किसी पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है तो। नेक्स्ट है हमारा प्री ऑप केयर। सो बिफोर सर्जरी क्या क्या केयर हम दे सकते हैं पेशेंट को। एक्सप्लेन रिफ्रैक्टिव सर्जरीज ऑप्शन, लेज़ेक्स, PRK, उसका रिस्क, एक्सपेक्टेड आउटकम, बेनिफिट, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को सर्जरी की बताएंगे। आप जाते हो हॉस्पिटल, है ना, अगर किसी कोई हॉस्पिटल जाता है और कोई सर्जरी करानी हो तो डायरेक्ट सर्जरी करा लेते हो, पहले आप पूछते हो कौन सी वाली सर्जरी अच्छी है, किस में ज़्यादा बेनिफिट है ना, किस में ब्लड लॉस कम होगा, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। पेशेंट एनीमिक है तो ब्लड लॉस कितना होगा, वो तो अलग चीज़ है। पर आई में क्या करोगे आप, कोई भी आई सर्जरी नहीं कराओगे, आप पहले चेक करोगे कि कौन सी वाली सर्जरी विल बी गुड फॉर माई सेल्फ, है ना, या फिर आगे जिसके लिए भी करा रहे हो। सो ये सारी चीज़ें आपको एज नर्सेज आपको भी क्या करना है, पेशेंट को बताना है कि ये सर्जरी का क्या बेनिफिट है, कैसे ये आपके लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को बताएंगे। इंश्योर पेशेंट अंडरस्टैंड प्री ऑप इंस्ट्रक्शन। सो हमको देखना है कि प्री ऑप इंस्ट्रक्शन पेशेंट समझ लें। हमारा एग्जाम्पल, स्टॉप वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज बिफोर मेजरमेंट, है ना। सो कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनने बिना मेजरमेंट के। हमको पेशेंट को बताना है कि अगर आपने मेजरमेंट नहीं लिए तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं यूज़ करो। ओके, नेक्स्ट आपका है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड आंसर क्वेश्चन टू रिड्यूस एंग्जाइटी। सबको क्या करना है, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है
है ना। और हमको क्यों हम इमोशनल, क्योंकि अगर किसी को आँख में दिक्कत है, उसकी सर्जरी होनी है, तो वो बहुत घबराएगा कि आँख की सर्जरी क्या होगा, मेरी आँखें बच तो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे दिमाग क्वेश्चंस पेशेंट के दिमाग में आएंगे। सो एज नर्सेस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट दें, जो भी उसके मन में डाउट आ रहा है उसको हम क्लियर करें। ओके, सो दिस इज प्री ऑप केयर। नेक्स्ट इज post operative care. So monitor for the sign of complications, infection, redness, pain, discharge. So over or under correction, continued blood vision, dry eyes, glares, halos, ये सब चीज़ों के लिए हम मॉनिटर करेंगे कि ये सारी चीज़ें तो पेशेंट में नहीं हो रही। फिर हम एडमिनिस्टर करेंगे प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, इंस्ट्रक्ट करेंगे ऑन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, अवॉइड आई रबिंग। हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको बार बार अपनी आंखों को रब नहीं करना है ना। और हैवी एक्सरसाइज एंटिल क्लियर, रीइंफोर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ शेड्यूल्ड फॉलो अप। सो पेशेंट को हमको बताना है कि पेशेंट को हमको बताना है कि जो शेड्यूल्ड फॉलो अप है आपका, उसके लिए वो अगर आप कर रहे हो शेड्यूल फॉलो अप, तो उसका क्या क्या आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट आपका है इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। सो अनट्रीटेड और पुअरली मैनेज एस्टिग्मेटिस मे लीड टू परसिस्टेंट आई स्ट्रेन एंड हेडेक। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया सो ये परसिस्टेंट आई स्ट्रेन के फॉर्म में बन सकता है। ये क्या हो जाएगा, ये परसिस्टेंट आई स्ट्रेन बन सकता है। नेक्स्ट आपका है इसमें इन चिल्ड्रन सिग्निफिकेंट अनकरेक्टेड एस्टिग्मेटिस में कॉन्ट्रीब्यूट टू बाइलोपिया, लेजी आई और मेकिंग अर्ली डिटेक्शन। सो अगर बच्चों में ऐसा रहेगा तो ये लेजी आई में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस थे हमारे एस्टिग्मेटिज्म के। सो अभी तक हमने रिफ्रैक्टिव एरर में 3 मेन डिसीज कंडीशंस हमने पढ़ ली। पहला हमने पढ़ा मायोपिया, दूसरा हमने पढ़ा हाइपरोपिया और तीसरा हमने पढ़ा एस्टिग्मेटिज्म। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आई डिफॉर्मिटीज। तो एज पर योर सिलेबस यू हैव आई डिफॉर्मिटीज एंड आई इन्फेक्शन। पहला रिफ्रैक्टिव एरर है, रिफ्रैक्टिव एरर में हमने 3 पढ़ लिया। फिर दूसरा आपका पॉइंट है आई डिफॉर्मिटी या फिर आई इन्फेक्शन। सो भी देखते हैं हम आई डिफॉर्मिटी में क्या क्या हमको पढ़ना है। ओके, सो पहला है आपका आईलिड डिफॉर्मिटीज। पहला क्या है, आईलिड डिफॉर्मिटीज। सो आईलिड डिफॉर्मिटी क्या होता है, अब इसको हम इन डिटेल देखेंगे। सो इसमें है इसका डेफिनेशन। सो eyelid deformity are structural or positional abnormalities of eyelid that interfere with the normal eye protection, tear drainage और vision। eyelid deformity क्या है, ये structural या फिर positional abnormalities है आइज़ की। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो eyelid है ना, we have eyelid। सो जो eyelid है वो इंटरफेयर करती है। देखो इन सारे इंडिविजुअल्स में ये सब आईलिड्स की डिफॉर्मिटी है। सी हेयर इट्स ऑल आईलिड्स डिफॉर्मिटी। सो ये आईलिड का काम क्या है, हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करना। सो वो जो प्रोटेक्शन का काम है वो आईलिड्स नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसमें कोई डिफॉर्मिटी, या तो वो टीयर है या तो फुली फॉर्म नहीं है, कोई भी ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से आई का काम जो है वो प्रोटेक्शन का वो नहीं, आईलिड का वो नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है आपका इटियोलॉजी और कॉजेस। सो इसमें पहला है इन्फेक्शन ऑफ ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं मायोवियन ग्लैंड्स। सो जो हमारे मायोवियन ग्लैंड्स हैं वो क्या कर रही है, मायोवियन ग्लैंड्स इनका काम था क्या, ऑयल सिक्रीट करना और हमारी आइज़ को ड्राई होने से प्रिवेंट करना, पर इसमें ही इन्फेक्शन हो गया। सो अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा दैट कैन ऑल्सो लीड टू आईलिड डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट आपका है पुअर आईलिड हाइजीन, है ना। सो आईलिड की हाइजीन भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस पर मेकअप लगाते हैं, मेकअप लगाने के बाद फिर इसको क्या कर रहे हैं, मेकअप लगा रहे हैं और उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी अपने हाथ में यूज़ कर रहे हो फिर उसी से अपने आईलिड्स को टच कर रहे हो। सो इस वजह से भी जो इंडिविजुअल है उसको आईलिड हाइजीन उसका मेंटेन नहीं हो पाता है और उसको इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आपका है फ्रीक्वेंट आई रबिंग,
बार बार कोई इंडिविजुअल अपनी आँखों को रब कर रहा है, फ्रीक्वेंट आई रबिंग। सो अगर बार बार कोई इंडिविजुअल अपनी आँखों को रब करेगा, सो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी उसको चांसेस हैं कि वो उसको इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है या फिर उसको आईलिड की डिफॉर्मिटी हो सकती है। फिर नेक्स्ट आपका है यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड कॉस्मेटिक्स। अभी मैंने डिस्कस किया है ना कि आप आई मेकअप लगाते हो। सो कंटामिनेटेड, वाई वी आर टेलिंग कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड का मतलब क्या कि किसी को ना आईलिड की डिफॉर्मिटी थी, यू आर नॉट नोइंग, और उसको आईलिड की डिफॉर्मिटी थी, उसने कुछ मेकअप आर्टिकल यूज़ किया था अपने आईलिड्स पे, अपने आई शेडोज़ और जो भी है ना, गर्ल्स नोज बेटर। सो उसने कुछ मेकअप आइटम्स यूज़ किया था और फिर उस मेकअप आइटम को आपने भी यूज़ कर लिया, आप समझ रहे हो, तो उसको तो डिफॉर्मिटी थी, उसको इन्फेक्शन था आईलिड का, आपको कुछ नहीं था, यू आर वेरी सेफ पर्सन। बट अभी क्या है, इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड, है ना, बाय द मटेरियल्स, बाय द ऑब्जेक्ट, पता है ये तो इन्फेक्शन में पड़ा है ये तो FOL में। सो अभी वो ट्रांसमिट होके कहाँ गया, आपके पास, है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है। सो अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा यूज़ कर रहा है कंटामिनेटेड कॉस्मेटिक्स का, तो उस इंडिविजुअल में ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें कि क्या क्या इसके साइन और सिम्टम्स होंगे। अभी हमने इसमें देखा, अभी हम उसमें मसल्स देख लेते हैं राइट आई की। तो इसमें मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, लेटरल पैल्पेब्रल सुपीरियस। इसका फॉर्मेशन वो है ना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, SO4। सो सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, then inferior oblique O4 and lateral rectus, medial rectus and inferior rectus। so इसको एक फॉर्मूले से हम याद कर सकते हैं। then this is your trochlea। so these are the different muscles जो involve होती हैं हमारी आईज में। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस है आईलिड डिफॉर्मिटीज़ की। तो पहला इसमें टोसिस। सो व्हाट कैन बी टोसिस? डेफिनेशन, इट इज़ द ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड ड्यू टू वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द लेवेटल मसल। सो जो लेवेटल मसल है उसकी वीकनेस या की वजह से ये जो अपर आईलिड है, ये जो अपर आईलिड है उस क्या हो गया है, ड्रॉप्ड आउट, है ना, ड्रॉपिंग हो गई है, उसकी अपर आईलिड की ड्रॉपिंग हो गई है। कॉजेस क्या हो सकता है इसका? कंजेनाइटल, बाय बर्थ। कंजेनाइटल का मतलब विच इज अकरिंग बाय बर्थ। एजिंग, लेवेटर मसल्स डिजेनरेशन, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, माइसीनिया ग्रेविस, ऑकुलोमोटर नर्व पाल्सी, ट्रॉमा और ट्यूमर। इट ऑल कैन बी कॉजेस। कंजेनाइटल हो सकता है, ये बाई बर्थ हो सकता है, एजिंग की वजह से, जो हमारी लेवेटर मसल्स थी, है ना, एजिंग जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है, सो उसकी वजह से भी हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, माइसीनिया ग्रेविस की वजह से, ऑकुलोमोटर नर्व पाल्सी की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा या फिर ट्यूमर की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जिसमें पहला है क्या क्या होगा, ड्रूपिंग आईलिड होगा, रिड्यूस विजुअल फील्ड होगा, आई स्ट्रेन एंड हेडेक होगा। ऑब्वियस बात है, आप सोचो आपकी जो आईलिड है वो नीचे की तरफ आ गई है, तो आपको क्या जितना नॉर्मली और इंडिविजुअल्स को दिख रहा है उस इंडिविजुअल को दिखेगा नहीं दिखेगा। सो ऐसे ही जो हमारा पेशेंट है उसकी आँख क्या है, उसकी आइज़ क्या है, उसकी आईलिड्स क्या है, ड्रूपिंग मतलब नीचे की तरफ आ गई है, तो उसको नॉर्मल विजन नहीं दिखेगा। फिर नेक्स्ट है आपका रिड्यूस विजुअल फील्ड। ऑब्वियस बात है, उसको वो नॉर्मल विजन जितना उसको दिखना चाहिए उतना विजन उसको नहीं दिखेगा। देन आई स्ट्रेन एंड हेडेक कैन बी देयर। ओके, नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट। सो हम कैसे मैनेज करेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन को? सो ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज। हमको क्या करना है, जो भी अंडरलाइंग कॉज है पहले उसको ट्रीट करना है। लाइक माइसीनिया ग्रेविस कैन बी अ कॉज, ऑकुलोमोटर नर्व पाल्सी कैन बी अ कॉज, इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर कैन बी अ कॉज। सो वी हैव क्रेनियल नर्व्स। ओके, सो उस क्रेनियल नर्व से क्रेनियल नर्व सेकेंड ओकुलोमोटर, इस नर्व की पाल्सी का मतलब पैरालिसिस, है ना, उस नर्व, वो नर्व का जो फंक्शन था वो फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है। उस नर्व का फंक्शन क्या था, उस ओकुलोमोटर नर्व का, ये जो सारे हमने अभी मसल्स देखे ना, वो सारे मसल्स को कंट्रोल करना,
कि आपकी आईलिड्स कैसे झुकेंगी, कब खुलेगी, इस सबको कंट्रोल करना, पर वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें पालसी हो गई है, क्योंकि वो उसका जो फंक्शन था वो उसने लॉस कर दिया है। और क्या है, इन्फ्लामेशन और ट्यूमर, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, इन्फ्लामेशन और ट्यूमर कैन बी अ कॉज। देन आपका है सर्जिकल करेक्शन। सो इसमें हम लेवेटर को रिपेयर करते हैं जहाँ पे टॉसिस सीवियर है, उसमें हम या फिर कंजेनाइटल है या फिर पर्सिस्टेंट है, उस कंडीशन में सर्जरी हमको करनी पड़ेगी, उस कंडीशन में हमको सर्जरी करनी पड़ेगी। सो लेवेटर रिपेयर क्या क्या होता है, इसमें हम टाइटनिंग करते हैं, रीअटैचिंग द लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियर ऑरिस मसल। सो ये जो सुपीरियर ऑरिस मसल है लेवेटर की, उसको हम टाइटन करते हैं, उसकी टाइटनिंग करते हैं, शॉर्टनिंग द लेवेटर टेंडन, जो भी लेवेटर टेंडन है उसको शॉर्टन करते हैं और आईलिड्स को एलिवेट करते हैं, रीस्टोरिंग नॉर्मल आईलिड हाई एंड सिमेट्री। सो जो नॉर्मल आईलिड की हाइट थी और सिमेट्री थी उसको हम रीस्टोर करेंगे। सो दिस आर द डिफरेंट अप्रोचेस। देखो वो है लेवेटर एपोन्यूरोसिस, ये आपका है सुपीरियर आर्टरियल एक्रेट, और ये आपका डिफरेंट फंक्शंस जो हम करने वाले थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आई डिफॉर्मिटी में एंट्रोपियन। सो व्हाट इज एट्रोपियन? एंट्रोपियन एंड एक्ट्रोपियन दो डिसीज कंडीशन, एक तो आपका एंट्रोपियन है और एक आपका है एक्ट्रोपियन, EN और EC। सो एंट्रोपियन क्या है? इनवर्ड टर्निंग ऑफ द आईलिड्स, इनवर्ड टर्निंग ऑफ द आईलिड्स। दिस इज हेल्दी आई, नॉर्मल आई, हेल्दी। इसमें क्या हो गया? इनवर्ड टर्निंग ऑफ द आईलिड्स। और ये आपका एक्ट्रोपियन, इसमें आउटवर्ड टर्निंग बाहर की तरफ, इसमें इनवर्ड टर्निंग अंदर की तरफ, और ये आपकी नॉर्मल आँख, सुंदर सी है ना। सो इनवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड मार्जिन, यूजुअली द लोअर लिड। सो जो लोअर लिड है बेसिकली इसमें ये होता है। सो इसकी क्या, इनवर्ड टर्निंग, अंदर की तरफ टर्निंग हो गई है, और इसमें क्या है? आउटवर्ड टर्निंग, देखो इस पर दिख रहा होगा, आउटवर्ड टर्निंग हुई है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? एजिंग, बुढ़ापा, है ना, और ये ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल्स में आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे बुज़ुर्ग दादाजी दादा लोग, नाना नानी वाले एज के जो लोग हैं उनके स्कैरिंग, सो ट्रैकोमा या फिर बर्न्स के केस में ट्रैकोमा इज इन्फेक्शन कंडीशन ऑफ आई, देन मसल स्पाज्म के केस में देखने को मिलेगा। देन आपका है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। सो आईलैशेस रब अगेंस्ट कॉर्निया, आई इरिटेशन, पेन, एक्सेसिव टीयरिंग, कॉर्नियल अल्सर। सो कॉर्नियल अल्सर, दिस ऑल कैन बी कॉज। आईलैशेस को आप बार बार रब करोगे, मतलब क्लिनिकल फीचर्स। सो आईलैशेस को आप बार बार कॉर्निया के अगेंस्ट रब कर रहे हो, रब करोगे, आई इरिटेशन होगा बहुत ऐसे इंडिविजुअल में, पेन होगा, फिर एक्सेसिव टीयरिंग होगी, कॉर्नियल अल्सर होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देन मैनेजमेंट ऑफ एंट्रोपियन, कैसे हम मैनेज करेंगे एंट्रोपियन को? सो इसके लिए हम क्या करेंगे? लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का यूज़ हम करेंगे, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का यूज़ हम करेंगे, या फिर ऑइंटमेंट का, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल आर्टिफिशियल टीयर्स के लिए कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप, और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप, और टेम्पररी आईलिड टेपिंग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल एडिसिव टेप अप्लाइड टू पुल लोअर आईलिड आउटवर्ड टूवर्ड्स द चिक। मतलब ऐसे अगर आपकी आईलिड है और ये जो लोअर आईलिड है ये अंदर की तरफ आ गई है, तो इसको एडेसिव टेप लगा के हम बाहर की, मतलब चिक की तरफ चिपकाएंगे एडेसिव टेप लगा के। सो ये हमारा एक एग्जांपल है टेम्पररी आईलिड टेपिंग का। नेक्स्ट आपका है स्किन टेप यूज ड्यूरिंग एक्यूट फेज और प्री सर्जिकल पीरियड। सो स्किन टेप हम यूज़ कर सकते हैं एक्यूट फेज में या फिर प्री सर्जिकल पीरियड में स्किन टेप यूज़ कर सकते हैं। पर्पज़ क्या है? टेम्पररी करेक्शन ऑफ द लेसेस, जो लेसेस इनवर्ड हो जा रही थी उसका हम टेम्पररी करेक्शन ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट, ये हमारे डिफरेंट आई ड्रॉप्स थे और ये हमारा था डिफरेंट
टेम्पररी आई को करेक्शन का मेजर, मतलब वो आई जो अंदर की तरफ एंट्रोपियन चली जा रही है उसको बाहर की तरफ टेप लगा के हम स्टेबलाइज कर रहे हैं, बट वो टेम्पररी मेथड है। नेक्स्ट आपका है एक्ट्रोपियन। सो एक्ट्रोपियन में क्या होगा? सो डेफिनेशन, आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द आईलिड मार्जिन। अभी मैंने बताया इसमें क्या हो रहा है, आउटवर्ड टर्निंग, एक्सपोजिंग कंजक्टाइवा। सो कंजक्टाइवा को एक्सपोज कर रहा है वो। देखिए ये हमारी लोअर आईलिड, ये क्या हो गई है, बाहर की तरफ निकल गई है। क्या होगा, इस इमेज पे फोकस करिए, बाहर की तरफ निकल गई है। ये जो हमारी लोअर आईलिड है ये बाहर की तरफ निकल गई है ना। सो आईलिड टर्न आउटवर्ड। इसका कॉज क्या हो सकता है? एजिंग, अगेन ओल्ड एज, ओल्ड एज कैन बी अ कॉज। देन फेशियल नर्व पैरालिसिस। फेशियल नर्व कौन सी होती है? CN7, CN7 मतलब cranial nerve 7th. Then scarring of the tissues or trauma. So these all can be a cause. The next आपका है clinical manifestations. Dryness, redness, excessive tearing, conjunctival exposure. So these are the clinical, मतलब आँखों में उसके बहुत ड्राइनेस रहेगी, सो इसीलिए हम आर्टिफिशियल टीयर्स और ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसमें भी। और एफोरिया हो रहा है, एक्सेसिव टीयरिंग ऑफ मतलब आइज़ की मसल्स की, और कंजक्टाइवल एक्सपोजर। ऑब्वियसली बात है, कंजक्टाइवा बाहर की तरफ एक्सपोज हो रहा है, बाहर के इन्फेक्शन कंजक्टाइवा में जा रहे हैं। कौन सा एक और कंडीशन हो सकता है ऐसे एक्ट्रोपियन वालों को? कंजक्टिवाइटिस, जिसको रेड आई सिंड्रोम भी कहते हैं, आपने देखा होगा वंस अपॉन अ टाइम आई फ्लू करके बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था ये पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, नॉट अगेन, ओके। सो दिस इज सर्जिकल करेक्शन। अभी हम एक्ट्रोपियन का सर्जिकल करेक्शन कैसे करेंगे? सो इवर्टिंग सूचर्स, हम क्या करेंगे? इवर्टिंग सूचर्स, ये जो बाहर की तरफ आईलिड आ गई थी इसको सूचरिंग करके अंदर की तरफ करेंगे। नेक्स्ट, लोअर आईलिड रिट्रैक्टर टाइटनिंग। सो विद द हेल्प ऑफ रिट्रैक्टर इसकी टाइटनिंग कर सकते हैं। कैंथोप्लास्टी, लिड मार्जिन रोटेशन और परमानेंट करेक्शन ऑफ द आईलिड। सो एक एक करके हम इस सर्जरी को देखते हैं। सो ये कौन सा है आपका? लोअर आईलिड रिट्रैक्टर टाइटनिंग, लोअर आईलिड रिट्रैक्टर टाइटनिंग। तो देखिए इसमें जो लोअर आईलिड है उसको रिट्रैक्ट करके और उसको टाइटन किया जा रहा है। यहाँ पे टाइटनिंग हो रही है, सूचर लग रहा है और इसको टाइटन किया जा रहा है, लोअर आईलिड रिट्रैक्टर टाइटनिंग। ये है आपका कैंथोप्लास्टी, मतलब इसमें ये जो नीचे की तरफ वो आईलिड जो बाहर की तरफ चली गई थी इसको लाके यहाँ पे जोड़ रहे हैं, सूचर कर रहे हैं। सो ये इसको हम कहते हैं क्या? कैंथोप्लास्टी। ओके, नेक्स्ट आपका है लेगोप्थेल्मस। सो लेगोप्थेल्मस इज ऑल्सो अ आई डिसऑर्डर। इसका डेफिनेशन क्या है? इनएबिलिटी टू फुल्ली क्लोज द आईलिड्स, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स अपनी आँख को पूरी तरह से बंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आईलिड उनकी पूरी तरह से क्लोज नहीं होगी। ऐसे कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? लेगोप्थेल्मस। कॉजेज क्या क्या है इसमें? फेशियल नर्व पैरालिसिस, वंस अगेन CN7 इन्वॉल्व। अभी अब देखो कि आई में कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व हो रही है आई डिसऑर्डर में। अभी हमने पहले पढ़ा CN3 ऑग्लोमोटर, अभी देखो CN7 भी इन्वॉल्व हो रही है। तो जितने भी 12 क्रेनियल नर्व है ना, ये सारे हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट कैन बी हाइपोग्लॉसल और एक्सेसरी, कोई भी नर्व हो। ओके, देन आपका ग्रेव डिसीज, समथिंग विच इज रिलेटेड टू थायराइड प्रॉब्लम। सो ग्रेव डिसीज भी अ कॉज हो सकता है और या फिर ट्रॉमा। सो ये सारे पर्टिकुलर कॉज हो सकते हैं फॉर लेगोप्थेल्मस। नेक्स्ट आपका है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो एंड से इंडिविजुअल में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? पहला है इसमें आपका कॉर्नियल ड्राइनेस, जो कॉर्निया है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, कॉर्नियल ड्राइनेस। देन दूसरा है आपका आई इरिटेशन, ऐसे इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा आई इरिटेशन होगा। और एक्सपोजर केराटाइटिस। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स जो हमको लेगोप्थेल्मस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। तो आर्टिफिशियल टीयरिंग, वही मैंने जो हमने पढ़ा कि बहुत सारे आर्टिफिशियल टीयर के लिए आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, आई पैचिंग कर सकते हैं, और सर्जिकल करेक्शन अगर बहुत सीवियर टाइप का हो गया है तो हम सर्जिकल करेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रैकियासिस।
सो ट्रैकियासिस इज ऑल्सो अ आईलेट डिसऑर्डर। सो इसमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल इनवर्ट ग्रोथ ऑफ आई लैशेस। एबनॉर्मल, अभी ये आईलैशेस बाहर की तरफ ग्रो ना हो करके अंदर की तरफ ग्रो हो तो क्या हम देख पाएंगे नॉर्मली? मुझे लगेगा कुछ तो है हमारी आँख में, कोई बाल आ गया है ना। सो वही हो रहा है इस कंडीशन में। ये जो लोअर साइड की आईलिड्स है ना, उसकी जो हेयर्स जो फर्स हैं ये बाहर की तरफ ना ग्रो करके अंदर की तरफ ग्रो कर गए हैं। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं ट्रैकियासिस। सो इसका कॉज क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, स्कैरिंग ऑफ द टिश्यू और ट्रॉमा। सो दीज ऑल कैन बी कॉजेज फॉर इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ लैशेस। लोग तो नकली लैशेस लगवाते हैं सुंदर दिखाने के लिए, अभी इनके तो असली में अंदर की तरफ हो गए। नेक्स्ट आपका है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो ऐसे ट्रैकियासिस पेशेंट में हमको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो पहला इसमें आपका कॉर्नियल इरिटेशन। ऐसे पेशेंट में कॉर्निया बहुत इरिटेटेड उसको फील होगी, पेन होगा पेशेंट को और उसको लगेगा कि कोई फॉरेन बॉडी, जैसे मैंने भी कहा कि एक बाल भी अगर आँख में आ जाता है तो आपको लगता है कुछ तो पड़ गया, उसकी पूरी की पूरी आईलिड, सो जो पूरी आई लैशेस अंदर की तरफ जा रही है। सो उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि कुछ तो कोई फॉरेन बॉडी मेरे आँख में पड़ गई है और उसको ये आई फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा ऐसे इंडिविजुअल को। कैसे मैनेज करोगे इस कंडीशन को? मैनेजमेंट क्या है, पहले आपका एपिलेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और सर्जिकल करेक्शन। सो ये डिफरेंट एपिलेशन में उसको हम बाहर की तरफ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा पर्टिकुलर हेयर्स का है उसको हम रिमूव करा रहे हैं वहाँ से, और अदर सर्जिकल करेक्शन हम कर सकते हैं मैनेज करने के लिए उस केस को। नेक्स्ट आपका है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो कैसे आप डायग्नोस करोगे कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ट्रैकियासिस हुआ है। सो उसकी विजुअल एक्यूटी टेस्ट कर सकते हो, आईलिड का पोजीशन, मतलब देख के आपको पता चल जाएगा कि उसको ये कंडीशन है। स्लिट लैब एग्जामिनेशन, ये सारी एग्जामिनेशन आप कर सकते हो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्लिट लैब एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। सो कैसे हम मैनेज करेंगे, तो हमको क्या करना है, असेस करना है आई इरिटेशन एंड विजिट चेंजेस को असेस करना है, एडमिनिस्टर करना है प्रिस्क्राइब लुब्रिकेंट्स, जो भी प्रिस्क्राइब लुब्रिकेंट्स है उसको हमको एडमिनिस्टर करना है। एजुकेट पेशेंट ऑन आई प्रोटेक्शन, पेशेंट को एजुकेट करना है रिगार्डिंग आई प्रोटेक्शन। प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जिकल करेक्शन इफ रिक्वायर्ड, सर्जिकल करेक्शन अगर पेशेंट को नीडेड है, रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए भी हम पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे फॉर द केस ऑफ ट्रैकियासिस। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या हो सकते हैं, कॉर्नियल एब्रेशन, कॉर्नियल अल्सर, विजन इम्पेयरमेंट और क्रॉनिक आई इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन हो सकती है ना आईज में, को विजन इम्पेयरमेंट हो सकता है उसको विजन लॉस हो जाए, कॉर्निया में कोई अल्सर हो सकता है, या फिर एब्रेशन, कॉर्नियल एब्रेशन हो सकती है, जो उसके कॉर्निया के लेयर्स हैं वो बहुत एब्रेटेड हो सकता है। सो दिस ऑल द कॉम्प्लिकेशन जो हमको देखने को मिलेगा कौन से पेशेंट में इन ट्रैकियासिस पेशेंट। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं आईलिड इन्फेक्शन, द सीरीज ऑफ दिस वन शॉट ऑफ आई डिसऑर्डर। सो पहले हमने आई डिफॉर्मिटीज़ पढ़ ली, अभी हमने क्या क्या कर लिया है, हमने आई डिफॉर्मिटीज़ कर लिए, हमने रिफ्रैक्टिव एरर कर लिया है। रिफ्रैक्टिव एरर में हमने क्या क्या किया है, रिफ्रैक्टिव एरर में हमने 3 मेन कंडीशंस पढ़ी है, मायोपिया, हाइपरोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। फिर हमने आई डिसऑर्डर्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स पढ़ लिए आईलिड के, उसमें ट्राइकोसिस, लैगोप्थाल्मोस और फिर उसके कॉर्निया, एक्टोपियन, एंट्रोपियन, ये सारे आईलिड डिसऑर्डर्स हमने अभी कर लिए। अभी हम क्या क्या मेन आई इन्फेक्शंस है वो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या मेन आई इन्फेक्शंस है। ओके, सो आईलिड इन्फेक्शंस। सो पहला आईलिड इन्फेक्शंस क्या होता है, सो दीज आर द इन्फ्लामेटरी, ओके सॉरी, so these are the inflammatory infection or conditions affecting the eyelid glands and tissues। so ये क्या है, हमारे inflammatory infections या conditions है जो हमारे eyelid या gland या tissues को affect करते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टाई। तो इसका पहला टाइप है स्टाई। क्या होता है, इसको हम हेरोडोलम नाम से भी जानते हैं। सो इट इज़ एन एक्यूट लोकलाइज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट इज़ एन एक्यूट लोकलाइज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट इन eyes, usually Staphylococcus aureus is the cause। so यही पता चल गया causative organism। causative organism क्या है इसका, causative organism is Staphylococcus aureus। so Staphylococcus aureus can be
द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ आईलिड ऑयल ग्लैंड। जो ये हमारा म्योबियम ग्लैंड है, इस पर्टिकुलर ग्लैंड में ही ये एस ऑरियस आके बैठ गया और वो क्या कंडीशन कॉज कर दे रहा है, स्टाई। इसी को हम कहते हैं स्टाई, दिख रहा है। सो दिस इज स्टाई। व्हाट इज एटियोलॉजी? सो इन्फेक्शन ऑफ द ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड। पहले हमने पढ़ा म्योबियम ग्लैंड में, और उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा था? मेन चीज़ तो वही है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा था? द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज एस ऑरियस, है ना, एस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। पुअर आईलिड हाइजीन, eyelid hygiene is not maintained, frequent eye rubbing, use of contaminated cosmetics। contaminated cosmetics का यूज़ कोई इंडिविजुअल कर रहा है। सो दीज ऑल द एटियोलॉजी फॉर स्टाई। नेक्स्ट आपका है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पेनफुल रेड स्वेलन लंप नियर आईलैशेस मार्जिन। सो पेनफुल रेड स्वेलन लंप आपको देखने को मिल सकता है। पेनफुल रेड स्वेलन लंप नियर आईलैशेस मार्जिन। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? टेंडरनेस एंड वार्मथ, मे हैव विजिबल पस पॉइंट एंड एक्सेस टीयरिंग एंड फोटोफोबिया। एक्सेस टीयरिंग एंड फोटोफोबिया। सो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है मेडिकल मैनेजमेंट। सो वार्म कंप्रेस 3 to 4 टाइम्स। अगर किसी को स्टाई हुआ है तो हम बोलेंगे कि वार्म कंप्रेस आप लो। देन टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अगर डिस्चार्ज प्रेजेंट है तो। फिर नेक्स्ट हम कॉमनली यूज्ड ऑइंटमेंट, एरिथ्रोमाइसिन और ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, बैक्टीरियल ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, बैक्ट्रासिन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ओरल एंटीबायोटिक्स, है ना, अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड है और पेशेंट बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या? इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब कि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है और उसको अगर कोई एक इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से दूसरा इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो अगर ये सारे कंडीशंस हैं तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप ओरल एंटीबायोटिक भी ले सकते हो। देन इसमें हम क्या देंगे पेशेंट को? डाइक्लोक्सिन 500 mg 4 टाइम्स डेली। सो 4 टाइम्स अ डे इसको हम बोलेंगे डाइक्लोक्सिन लेने के लिए। इंसीजन एंड ड्रेनेज, इंसीजन एंड ड्रेनेज इफ नॉट रिजॉल्विंग। सो अगर ये स्टाई रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो इंसीजन एंड ड्रेनेज भी हम करा सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हमको क्या करना है? टीच प्रॉपर आईलिड मैनेजमेंट। सो आईलिड हाइजीन का हमको प्रॉपर इसको सिखाना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट नॉट टू स्क्वीज द स्टाई। सो हमको पेशेंट को कहना है कि उसको स्क्वीज करने की कोशिश आप ना करो। अगर किसी को स्टाई हुआ है सो वी हैव टू इन्फॉर्म दैट कि डोंट ट्राई। आप उसको मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको दबाओ और उसको, ये हमको पेशेंट को बोलना है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। देन अप्लाई वार्म कंप्रेस करेक्टली। हमको पेशेंट को बोलना है कि वार्म कंप्रेस आप अप्लाई करो। मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ सेलुलाइटिस, है ना। एंड देन इनकरेज हैंड हाइजीन। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे जिनकी आँख डायरेक्ट आइज़ को टच कर रही है। सो डायरेक्ट आइज़ को टच कर रही है, आपकी आँख पता नहीं आपके हाथ कहाँ टच हो रहे हैं। किसी इन्फेक्शन, आप कुछ खा रहे हो, है ना, या फिर कुछ रब कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो। सो वो सारे इन्फेक्टेड चीज़ों को आप टच कर रहे हो, फिर आप अपनी आइज़ को टच कर रहे हो। सो ऐसे में हमको पेशेंट को कहना है कि आप हैंड हाइजीन एटलीस्ट मेंटेन करो कि अगर आप आई को टच भी कर रहे हो तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अवॉइड करो फ्रीक्वेंट आई टचिंग। सो दिस इज द केस ऑफ cellulitis. The next is chalazion. So what is chalazion? It is a chronic painless non-infectious inflammation of meibomian gland caused by glandulous tissue. So इसमें क्या है? meibomian gland का ये एक infectious inflammation है और ये meibomian gland क्या थी? हमारे oil secreting glands of eyelids. So उसी को हम कहते हैं chalazion. So इसका कॉज क्या है? ब्लॉक्ड ऑयल ग्लैंड। ये जो ऑयल ग्लैंड था आईलिड में, meibomian ग्लैंड, वो ब्लॉक हो गया है। प्रीवियस अनरिजॉल्व्ड स्टाई, पहले की कोई स्टाई थी जो आपने ट्रीट ही नहीं कराई। देन क्रॉनिक ब्लेफराइटिस, क्रॉनिक ब्लेफराइटिस। देन पुअर लिड हाइजीन। These all can be causes.
नेक्स्ट आपका है क्लिनिकल फीचर्स। सो फर्म राउंड पेनलेस आईलिड स्वेलिंग, फर्म राउंड पेनलेस आईलिड स्वेलिंग प्रेजेंट हो सकती है। देन माइल्ड रेडनेस, माइल्ड रेडनेस प्रेजेंट हो सकता है। ब्लड विजन इफ लार्ज एंड प्रेसिंग ऑन कॉर्निया, मतलब अगर जो चेलॉजियन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता जा रहा है तो हो सकता है कि पेशेंट को ब्लड विजन भी हो, क्योंकि वो कॉर्निया को प्रेस करेगा। सो दीज आर द पर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर्स जो हमको देखने को मिलेंगे ऐसे पेशेंट में। नेक्स्ट हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट। सो हमको पेशेंट को इसमें भी क्या बोलना है कि आप वार्म कंप्रेस करो, यूज़ वार्म कंप्रेस टू सॉफ्टन द सिक्रीशन, जो सिक्रीशन है उसको सॉफ्ट करने के लिए वार्म कंप्रेस आप यूज़ करो। स्टेरॉयड इंजेक्शंस टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सो हमको पेशेंट को बोलना है कि आप स्टेरॉयड इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। देन मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी आप यूज़ कर सकते हो। देन सर्जिकल एक्सीजन इफ परसिस्टेंट, अगर ये चेलॉजियन परसिस्टेंट रह रहा है तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि सर्जिकल एक्सीजन भी हम इस पर्टिकुलर कंडीशन में करा सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। सो दीज आर द मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट विद चेलॉजियन और स्टाइल। So this is local anesthetic agent is injected with a fine needle after a few minutes. eyelid को हम नम करते हैं और आपको कोई पेन फील नहीं होगा। एंड दीज eyelid evert एंड जो हमारा चेलॉजियन क्लैम्प है उसको हम एक प्लेस पे पुट करते हैं और फिर उस क्लैम्प से जो eyelid है उसको पोजीशन देते हैं ताकि वो ब्लीडिंग ना हो ड्यूरिंग द ऑपरेशन, और फिर इंसीजन बना के वो जो भी वहाँ पे चेलॉजियन की जो भी गंदगी है उसको हम निकालते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे फिर फ्लूइड फिल्ड है उसको डेब्रीज को हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नर्सिंग मैनेजमेंट, कैसे आप मैनेज करोगे एज नर्स। सो हमको पेशेंट को बताना है कि ये कोई इन्फेक्शियस कंडीशन नहीं है, हमको उनको रेगुलर आईलिड हाइजीन मेंटेन करने को बोलना है और हमको कोई भी विजन चेंजेस तो नहीं हो रहा है उसको हमको मॉनिटर करने को बोलना है। पोस्ट सर्जिकल केयर हमको क्या बोलना है नर्स, एज नर्स पेशेंट को हमको क्या बोलना है कि आपको चेक करते रहो कि आपको कोई जहाँ पे सर्जरी आपने कराई है वहाँ कोई ब्लीडिंग या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं ना हो रहा है। नेक्स्ट आपका जो इन्फेक्शियस डिसीज कंडीशन है वो है ब्लेफराइटिस। सो ब्लेफराइटिस क्या है? ब्लेफराइटिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ आईलिड मार्जिन ऑफ इट रिकरेंट एंड लॉन्ग टर्म। सो ब्लेफराइटिस क्या होता है? ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है आईलिड मार्जिन का, और ये ऑफिट क्या होता है? रिकरेंट होता है और बहुत लॉन्ग टर्म होता है। मतलब हो सकता है एक बार हुआ आपको फिर दोबारा हो सकता है ना, पेशेंट को एक बार था फिर दोबारा हो सकता है, तो रिकरेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है ये ब्लेफराइटिस। दिस इज द इमेज ऑफ ब्लेफराइटिस। So what are the etiology or causes? So bacterial colonization, seborrheic dermatitis, excess oil secretion, allergies. So ये सारे उसके causes हैं ब्लेफराइटिस के। ओके, ये सारे causes हैं। बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन है ना, कोई बैक्टीरिया हो सकता है। देन नेक्स्ट आपका पहले से उसको सेरोपिक डर्माटाइटिस था, स्किन इन्फेक्शन था, डैंड्रफ था, सो वो कॉज हो सकता है। एक्सेस ऑयल सिक्रीशन, जो ऑयल ग्लैंड है हमारी मेसोबियन ग्लैंड, वो एक्सेस ऑयल सिक्रीट कर रही है, वो भी एक कॉज हो सकता है। देन एलर्जीज कैन बी अ कॉज। नेक्स्ट आपका क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो रेड स्वेलन आईलिड एड्स। सो जो हमारे आईलिड के एड्स हैं वो रेड और स्वेलन होंगे। क्रस्टिंग एंड स्केल्स एट आई लैशेस बेस। सो यार देखो, क्रस्टिंग एंड स्केल्स एट आईलैशेस बेस, तो ये आईलैशेस के बेस पे क्रस्टिंग और स्केल्स जैसे फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। व्हाट हैपेंड? ओके, देन स्टिकी र्यूम आईलिड्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी आईलिड्स होंगे। ऐसे जो इंडिविजुअल होंगे उनकी आईलिड्स ओपन नहीं होंगी, बहुत स्टिकी मतलब चिपकी हुई आईलिड्स ऐसे पेशेंट में देखने को मिलेंगी। एंड ड्राई आइज, एंड ड्राई आइज कैन बी सीन। सो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हमको इस इंडिविजुअल में देखने को मिलेंगे। सो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हमको इस इंडिविजुअल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है मेडिकल मैनेजमेंट। सो अगर ऐसा किसी पेशेंट को हो रहा है
सो उस कंडीशन में ब्लेफराइटिस के केस में क्या मेडिकल मैनेजमेंट हम करा सकते हैं। तो पहला है आपका डेली आईलिड हाइजीन। हम उसको बोलेंगे कि डेली आईलिड हाइजीन आप मेंटेन करो। मेन ट्रीटमेंट वार्म कंप्रेस आप लो, है ना। वार्म कंप्रेस के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप वार्म कंप्रेस लो। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट, हम पेशेंट को बोलेंगे टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आप यूज़ करो। देन एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट या आर्टिफिशियल टीयर्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। सो दीज आर फॉर आर्टिफिशियल टीयर्स। lubricant eye drops, these are the lubricant eye drops, artificial tear lubricant eye drops are used. Okay, then आपका नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। सो एज नर्सेस व्हाट इज योर रोल और व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ पेशेंट विद ब्लेफराइटिस। सो आपको क्या करना है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है आईलिड क्लीनिंग टेक्निक। सो एज नर्स आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बनती है कि आप उसको आईलिड क्लीनिंग टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करो। स्ट्रेस लॉन्ग टर्म केयर एंड कॉम्प्लेंस। सो हमको लॉन्ग टर्म केयर के बारे में पेशेंट को बताना है। एडवाइज अवॉइडिंग आई मेकअप ड्यूरिंग द फ्लेयर अप्स। सो अगर किसी को ब्लेफराइटिस है, शी इज़ फीमेल, सो आपको बोलना है कि मेल तो करते नहीं आई मेकअप्स, सो फीमेल्स ही करती हैं, मेल्स नहीं करते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है किसी फीमेल को, सो वी हैव टू बी कंसर्न दैट आप क्या है आई मेकअप अवॉइड करो। सो पीपल आर सो मच इन फेम कि हमको आई मेकअप्स बहुत पसंद होते हैं लोगों को। सो हमको उनको बताना है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है, एक तो आप कंटामिनेटेड चीज़ें मत लगाओ, प्लस इस केस में आई मेकअप आप अवॉइड करो। मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशंस लाइक चेलोजियन और कंजक्टिवाइटिस। सो रेड आई और चेलोजियन जैसे कंडीशंस को आप मॉनिटर करो कि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं ना आप में डेवलप हो रही है। सो ये अभी तक हमने 3 कंडीशंस पढ़ ली। पहला हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव एरर, दूसरा हमने पढ़ा आईलिड की डेफॉर्मिटीज़, आई की डेफॉर्मिटीज़, और तीसरा हमने पढ़ा आईलिड की इन्फेक्शंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजक्टिवाइटिस क्या है, ग्लूकोमा क्या है, कैटरेक्ट क्या है, और कुछ पर्टिकुलर आई डोनेशंस के बारे में। सो ये हम एक वन शॉट में पढ़ेंगे। इस वन शॉट में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा लंबा है बट स्टिल एक बार में आपको 3-4 डिसीज़ कंडीशंस, मतलब ढेर सारी डिसीज़ कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी। अभी एक और हम पार्ट 2 इसका लेके आएंगे। उस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ये कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, और ये बहुत जो पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पार्ट 2 में आप ये जो कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ये बहुत मार्क गेनिंग क्वेश्चन, इवन योर जो भी आपके 9 सेट RRB और KGMOs, ये सब एग्जाम्स में, एम्स के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं उस सब टॉपिक से। इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत माइन्यूट टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले कि ब्लेफराइटिस क्या है, आई इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करोगे, सो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लास। आपको समझ में आई होगी क्लास। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन कमेंट। अगर कुछ आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया पॉइंट, तो आप उसको कमेंट करो। वी आर हियर टू आंसर इट। एंड पूरा जो भी आपको PDF है आपको मिल जाएगा अवेलेबल कहाँ पे, हमारी ऐप पे। सो वी हैव अ ऐप वर्किंग देयर, उसका भी नाम एग्जाम मार्क ऐप ही है। सो गो थ्रू इट, आप उस ऐप पे जाओ, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से आपको ये पूरा कंटेंट मिल सकता है। सो वहाँ आप ज्वाइन करो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करो। वी हैव आवर इंस्टाग्राम हैंडल एंड ऑल। सो आप वहाँ कमेंट करो, आपको जहाँ टेलीग्राम पे है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको कोई डाउट है, आप कमेंट करो, हम यहाँ पे हैं आपको आंसर करने के लिए। अगर आपको ये समझ में आया है पूरा लेक्चर, तो इसको शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट। सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, तो आगे उनको भी समझ में आए ये चीज़ें, ये पॉइंट। ओके, सो थैंक यू सो मच।